जिसमें सबसे पहला था जैतून की खेती राजस्थान में हो। और हम लोगों ने 1 लाख पौधे इजराइल से लेके हम लोग आए। बारनिया, अरबिकुना, फ्रंटोई, एक अंतर्राष्ट्रीय वैरायटी थी। स्पेन, ब्राजील, मोरक्को, इटली, इजराइल के बाद राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में की। पौधारोपण हुआ, प्लांटिंग हुआ, लेकिन 2009 के जब सरकार बदली 8 में, तब कांग्रेस ने 5 साल तक हमारे प्रोजेक्ट की दुर्दशा की, उसको आगे नहीं बढ़ाया, समय पे उसको फर्टिलाइजर नहीं दिया, मेंटेन नहीं किया, उसमें मतलब केयर नहीं किया, चूंकि हमारी परियोजना थी। लेकिन जब हमारी सरकार 2013 में वापसी आई तो आके ही मुख्यमंत्री जी का यही ड्रीम रहा कि हमारे उन प्रोजेक्ट को हम लोग एक बार फिर से टेकअप करें। और आप आश्चर्य करेंगे कि लूणकरणसर में हमने जैतून की पहली रिफाइनरी हिंदुस्तान की स्थापित की। हमारा ऑयल निकला और लगभग जो ऑयल 8000 लीटर की लगभग जो हमारा प्रोडक्शन हुआ, पहला प्रोडक्शन, उसकी स्पेन में और इजराइल में हम लोगों ने उसकी टेस्टिंग कराई कि हमारे ऑयल का स्टेटस क्या है। तो एक्स्ट्रा वर्जन हमारा रहा जो कि विश्वस्तरीय क्वालिटी हमारी जैतून की रही। तो ये सफलता हमें वहां पर मिली। दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट हमारा था कि हम यूएई से, दुबई से डेट पाम की खेती को करने के लिए वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने लगभग 25,000 हेक्टेयर में पिंड खजूर की खेती की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट का भी वही हाल हुआ कि पिछले इन्होंने 5 साल तक जो कांग्रेस का शासन था उसका रख रखाव नहीं किया। जब हमारी सरकार आई तो पहली बार 2013 में हमारा फ्रूटिंग शुरू हुआ और अब पिंड खजूर की पैदावार हुई और इतनी अच्छी क्वालिटी की मेडजोल, बरही, जगलूल, कलास, कदरावी, ये ऐसी वेराइटीज, खुनेजी, आज हम देश में सर उठा के कह सकते हैं कि हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट जो दोनों थे आज वो दिनों दिन प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। आपने 2 बातें बताई, तो जैतून के प्रोडक्शन की कही, 8000 लीटर पहला प्रोडक्शन आपने बताया। हाँ। इसमें कुछ इंप्रूव हुआ है? देखिए, इंप्रूव फ्रूटिंग तो हुआ, लेकिन पिछले 2 साल से फरवरी में और मार्च के पहले सप्ताह में ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि हुई और इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे फ्लावरिंग जब हुआ स्टेज, उसमें पौधों को काफी नुकसान हुआ। इससे हमारा प्रोडक्शन आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इस साल अच्छी बारिश हुई, अब तक क्लाइमेट अच्छा है, पौधों की हेल्थ बढ़िया है, तो निश्चित रूप से अब की बार हमारा ऑयल जो है वो और अधिक आगे क्वांटिटी उसकी बढ़ेगी। पिंड खजूर की क्या पोजीशन है अभी? पिंड खजूर में चूंकि उसका कोई डिजास्टर पे खास फर्क नहीं पड़ा, कम पानी, कम लागत, अधिक उत्पादन का जो कंसेप्ट है अभी बहुत अच्छी है। अभी फ्लावरिंग का टाइम है, मार्च तक फ्लावरिंग पूरी हो जाएगी और उसके बाद निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि जुलाई अगस्त में एक बार फिर इसकी क्रॉप हमारी आएगी। और इस क्रॉप को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो हम कोशिश, एमओयू जो हुआ है, हम वाइनरी स्थापित करना चाहते हैं फ्रूट्स की, जिसमें जितने भी आपके डेट पाम के जो कच्चे फ्रूट्स हैं या समय से पहले जो नहीं पक पा रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, ऐसे कच्चे फ्रूट्स रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके वाइनरी के रूप में उसको काम लेंगे। इसका लाइसेंस वगैरह हमने आबकारी विभाग की तरफ दिया जा चुका है और मैं समझता हूं कि किसान को उसका भी उचित पैसा मिलेगा। जी, ऐसे कुछ ये प्रोजेक्ट्स हैं, 2003 से 8 के जो आप लोगों का पीरियड था उसमें एक्सरसाइज की थी, बढ़ाया नहीं सरकार ने। ऐसा क्यों होने लगा अब कि प्रदेश में कि सरकारों का जो कार्यकाल अगर 5 साल में जा रहा है तो जो प्रोजेक्ट्स या जो योजनाएं हैं वो भी डंप कर दी जाती हैं? आप लोगों के भी कार्यकाल में ऐसा है जो कांग्रेस के किसी प्रोजेक्ट को रोका हो? देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी प्रोजेक्ट को नहीं रोकती। बाकी यदि किसी प्रोजेक्ट में जो कांग्रेस के द्वारा प्रोजेक्ट किया है तो हम लोग उसमें सुधार अवश्य करते हैं। जो कमी खामी रह गई है उसको ठीक करने का काम तो हम करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट को रोकने का हम काम नहीं करते। आरोप तो यही लगाते हैं। देखिए, राजनीति में कांग्रेस के पास आरोप प्रत्यारोप उनका आभूषण है और जब तक वो आभूषण के रूप में इसका आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे जब तक उनकी पार्टी में इमेज कैसे बनेगी। इसलिए एक
लोकतंत्र में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि चाहे वो सत्ता पक्ष के द्वारा कितने ही बढ़िया काम क्यों नहीं किए जाते हो, लेकिन प्रतिपक्ष उनको नकारता है। यदि वो हमारी बात को हमें करने लग जाए तो फिर अगली बार उनको वोट भी लेना है ना। जी चलिए, नवाचार और कुछ है अभी? देखिए, नवाचार के क्षेत्र में एक सतत प्रक्रिया है, और ये सतत प्रक्रिया को हम इस नजरिए से देखते हैं कि प्रत्येक दिन समझने सीखने का है। जी। हम लोगों ने एक ऐसी शुरुआत की जो खासतौर से साउथ अमेरिका में और आपके थाईलैंड में और चाइना में जी। ड्रैगन फ्रूट की खेती वहां पर की जाती है। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी डायबिटिक है जी। उसका फ्रूट जो 250 रुपए से 300 रुपए किलो मिलता है, साथ में कैश क्रॉप तो है ही। इसके अलावा उसका जैम, जेली, आइसक्रीम बनते हैं, वाइन भी बनता है। तो राजस्थान में हम लोगों ने इस मरुस्थलीय धरती को देखते हुए सोचा कि कम पानी कम लागत में हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरुआत की। और ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत हम लोगों ने डिंडोल बस्सी, जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहां से हम लोगों ने उसकी शुरुआत की। अच्छे परिणाम आए। टोंक में किया, कोटा में किया, अन्य जिलों में हम लोग कर रहे हैं। जी। अक्सर आपने भी देखा होगा, और आप तो धरातल पे देखते भी हैं, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है। हमारे तकनीक की खामी रही, या किसान को जो हक मिलना चाहिए था आजादी के इतने साल भी वो नहीं मिल पा रहा है? वजह क्या है कि किसान, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रही, दुनिया के सामने पानी का संकट है। आज हम पानी की वजह से ही अगर ये सोच के चलें, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं किसान की कि वो अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है? देखिए युगेंद्र जी, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, किसान हमारा अन्नदाता है जी। अन्न किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, दूध किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, फल सब्जी भी नहीं बनती है। इनको पैदा करने का मेहनत, पसीना बहाकर, खून बहाकर जो आदमी पैदा करके पूरे देश और पेट पालने का काम जो करता है, वो हमारा अन्नदाता होता है। किसान हमारा हताश इसलिए हो रहा है धीरे धीरे कि 70 वर्षों में से लगभग 50 वर्ष आपदा को झेलना पड़ा है। इसके अलावा जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है तो सस्ते अनुदान पे मिलने वाले भी कोई भी उपकरण हो, चाहे ग्रीन हाउस हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे नेट हाउस जी, वो उसको नहीं ले पाता है। आपने पूरी चीजें देखी, अभी कमी कहाँ है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिपोर्टर से भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब पानी की तो देखिए कमी है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कोई सरकारों का असर भी नहीं है इस पे, ये तो प्रकृति की देन है, कभी है नहीं है। लेकिन प्रदेश का किसान ऐसा क्या करे? उसके लिए सरकार क्या कर रही है कि उसे एजुकेट कर सके, उसको लिटरेट कर सके कि इस तरह की खेती हमारी आवश्यकता है और आप ये करिए? हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट और ड्रीम विजन है कि हमको 2022 तक किसान की आमदनी को दुगनी करना है। अगर हम परंपरागत खेती पे ही पीछे पड़ते रहे तो किसान की आमदनी दुगनी नहीं हो सकती, क्योंकि बाजरा और मक्का जो है, आप 12 से 15 रुपए किलो जो बिकती है आपके जो राइस वगैरह है, उससे हमारा किसान आगे नहीं बढ़ सकता। अब किसान को आगे बढ़ने के लिए 3 प्रकार के कंसेप्ट है, उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। पहला कंसेप्ट का अपने खाने के लिए जितना खाद्यान्न चाहिए, दलहन चाहिए, तिलहन चाहिए, वो परंपरागत करे वो। दूसरा, उसका 1/3 जो एरिया जो लैंड है उस पर उद्यान की फसलों की खेती करे वो, बागवानी करे, कैश क्रॉप करे, मसाले की खेती करे। और 1/3 जो बचा उसमें एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और डकरी का काम शुरू वो करे। तीनों का लाइजन करने के बाद में उसकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से हमारा जीडीपी का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी होगी। मेरा वही सवाल था कि नवाचार आप लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने लेवल पे काफी कोशिश भी कर रही है, लेकिन जो किसान हैं जिसके लिए जरूरत है इन सब चीजों की, टेक्नोलॉजी को बदलने की, उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसकी वो समझ में कैसे आएगा चीजें कि अब सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, क्या इनोवेशन है? देखिए, अभी राजस्थान में पहली बार ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन हुआ। ग्राम हुआ आपका? ग्राम। और उस ग्राम के पीछे हमारी यही मंशा थी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हमारी जो तकनीक है जी, वो टेबल पे लेके हम राजस्थान के किसान को लाइव प्रदर्शन कराएं, उसका राजस्थान के किसान का एम्पावरमेंट करें, उसका सशक्तिकरण करें, इनोवेशन की तरफ उसकी रुझान बढ़े, और मार्केटिंग के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े ताकि उत्पादन के बाद उसको बेचने की चिंता नहीं रहे। आज उत्पादन होता है लेकिन विपणन की व्यवस्था ढंग से नहीं होने से 1 रुपये और 2 रुपये किलो में उसको सब्जियां बेचनी पड़ती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल एग्रीटेक मीट हम लोगों ने किया था,
और उसी के आधार पर हमें काफी लाभ मिला। लगभग 58,000 फार्मर्स ने 3 दिन तक इस कार्यक्रम में आकर उसका लाभ किया। डायरेक्ट लाइव प्रदर्शन भी देखे, चाहे वो ग्रीन हाउस हो, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री हो। इसी प्रकार जो कंपनीज आई थी, लगभग 116 कंपनीज ने भाग लिया था। एग्री इनपुट्स जो थे उनको भी देखा। कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भी काफी जो काम हुए उनका डेमोन्स्ट्रेशन भी हुआ। तो सक्सेसफुल मानते हैं आप इसे? तो मैं उसको 100% सक्सेसफुल, हमने उसको राजनीति से दूर रखा। हम लोगों ने किसान को बुलाया, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं बुलाया। और पहली बार आपने देखा होगा, कांग्रेस और किसी भी पार्टी ने इस बात का आरोप नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के नाम के दुरुपयोग करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस प्रकार का आयोजन हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमने कांग्रेस के विधायकों को बुलाया, हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को बुलाया, पशुपालकों को उनको बुलाया, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, इसको हमने नहीं देखा। चलिए, हम एक मुलाकात में मंत्री महोदय से चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात और हमारे साथ हैं राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी जी। सैनी साहब, ग्राम को लेकर के बात कर रहे थे। ग्राम में सारे किसान नहीं आ पाए, इसकी क्या प्लानिंग है कि आगे इसका कोई रूट मैप तय हो, ताकि जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों ने सब चीजें नहीं देखी, ताकि वो देख सकें? संभाग स्तर पे या जिला स्तर पे कुछ कर रहे हैं आगे? देखिए, ग्लोबल एग्रीटेक मीट ग्राम जो हुआ जी, उसमें हम लोगों ने 15,000 किसान प्रतिदिन का हमारा लक्ष्य था। और प्रत्येक जिले में हम लोगों ने ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर जिनका चिन्हीकरण करा के घर से लेके मेले तक और मेले से लेके घर तक सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा हम लोगों ने की थी। इसलिए आने चाहिए था हमारे 45,000 फार्मर, लेकिन लगभग 58,000 फार्मर्स ने इसमें भाग लिया। अब चूंकि हम ये सोचते हैं कि इसको प्रत्येक किसान जुड़े जी, तो अब इसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम प्रत्येक संभाग पर ग्लोबल एग्रीटेक मीट सेकंड का आयोजन करेंगे। और वो हम मई के महीने में सबसे पहले कोटा से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोटा सीएडी क्षेत्र है। चाहे वहां सोयाबीन का प्रोडक्शन हो, चाहे गेहूं का प्रोडक्शन हो, या लहसुन का प्रोडक्शन हो, चाहे धनिया का प्रोडक्शन हो, चावल का प्रोडक्शन हो, तो हम ये सोचते हैं कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो उद्योगपति हैं उनको वहीं क्यों नहीं फील्ड में ले जाना चाहिए और वहीं उनके साथ कोई एमओयू करने की बात होना चाहिए, ताकि वहीं एस्टेब्लिश जिस क्षेत्र में जो उत्पादन है उसी क्षेत्र में उसकी विपणन और प्रोसेसिंग की व्यवस्था हो जाए। इसलिए हम लोग संभागवार इसके कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। जी, आपके पास में एनिमल हस्बेंड्री भी है, उसको लेकर के कुछ विशेष, क्योंकि वो बेजुबान जो पशु हैं उनके प्रति हमदर्दी भी होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकार ने योजना शुरू की थी पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवा बीमा योजना। उनका कहना है कि हमारी योजनाओं को डंप करके रख दिया। देखिए, मैं समझता हूं कि पशुपालन के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 5.77 करोड़ जी हमारे पशुधन, और राजस्थान में गाय की संख्या को यदि देखें कैटल्स की तो 1,33,00,000 के लगभग है। हमारी सरकार के वक्त में भी हम लोगों ने कामधेनु बीमा योजना शुरू की थी और इस योजना के माध्यम से हम लोग बीमा करते थे। अभी भी भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में
पशुधन बीमा, भामाशाह पशुधन बीमा योजना हमारी चल रही। और इस योजना के तहत हम लोगों ने एक यूनिट बनाकर काम शुरू किया। ये अनुदान का जहां सवाल था तो उसमें लगभग 50% तो जनरल सामान्य लोगों के लिए था और 70% हम उन लोगों को देते जो ST SC के और OBC के लोग हैं प्रीमियम का। तो ये अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम लोगों ने नहीं रोका। निःशुल्क दवा योजना का जहां तक सवाल है, पशुधन चल आरोग्य चिकित्सा इकाई के माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते थे। अभी प्रत्येक जिले पे हमने आरोग्य चिकित्सा इकाई की है और चूंकि अब हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में कोशिश करके सब सेंटर खोल रहे हैं। ऑर्नामेंटल फिश को लेकर के भी अब नया प्रयोग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, वास्तु दृष्टि से रंगीन मछलियों का एक अपना अलग स्थान, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हो, चाहे मॉल्स हो, चाहे ऑफिसेज हो, चाहे घर हो। बिल्कुल, हर आदमी एक शांति का प्रतीक, मछली जो चलती हुई रहती है दिन भर, इसी तरह उसे सीखने को मिलता है। ऑर्नामेंटल फिश का निश्चित रूप से भारत में अभी बहुत कुछ प्रचलन कम है, प्रजनन का। एक विजन देखा बिशलपुर टोंक में, वहां पर उस तालाब के वहां पर हमारी एक जमीन पे हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए रंगीन मछली के प्रजनन केंद्र के लिए स्वीकृत किए थे। वो बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा 2 करोड़ रुपए और हम लोगों ने दिए हैं वहां पर। जी, मोती की खेती को लेकर के भी मैंने कहीं सुना है कि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है, तो मोती की खेती क्या संभव है राजस्थान में? देखिए, नाम से ही ऐसा लगता है कि कोई काल्पनिक बात है जी, और बात भी सही है कि मोती की खेती अक्सर नहीं होती है। लेकिन गुजरात के कुछ क्षेत्रों में और उड़ीसा में कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने मोती की खेती शुरुआत की है। सीप के अंतर्गत मोती की थोड़ी छोटी से लेप क्रिया करके मोती तैयार करके 10 करोड़ रुपए तक की आमदनी किसान कर रहे हैं। तो एक विजन है, एक आइडिया है। अभी इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है इसलिए नहीं, जल्दबाजी होगी। जल्दबाजी भी होगी कि देखा नहीं, बजट का तो इंतजार नहीं कर रहे हैं? देखा नहीं, इससे बजट का कोई ताल्लुक नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हमारी ऐसी योजना है जहां इनोवेशन जहां होते हैं वहां पर पैसे की कमी नहीं होती। फिर भी हमारे साइंटिस्ट को और फार्मर्स को हम लोग एक बार उड़ीसा वहां भेजेंगे जहां पर ये खेती हो रही है। अगर ये वाइबल हुई, फिजिबल हुई, तो इसकी शुरुआत राजस्थान में करने का हम लोग कोशिश करेंगे। वापस एक बार फिर फसल पे आऊंगा मैं। फसल बीमा योजना आप लोगों ने पहले से भी चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन फसल बीमा योजना को लेकर के अक्सर ये कहा जाता है जब प्रतिपक्ष में होते हैं तब कि किसानों के साथ महा ठगी की जा रही है, तो इस ठगी को कब दूर किया जाएगा? देखिए, राजस्थान प्रदेश में 2010 से मौसम आधारित फसल बीमा और लगभग 12 जिलों में संशोधित फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। और मैं 2010 से लेके 2008-9 से लेके कांग्रेस का पीरियड की बात करें हम, तो 756 करोड़ के लगभग कंपनियों को ज्यादा पैसा दिया कांग्रेस ने, किसानों को नहीं दिया। ऐसे कुछ नॉर्म्स या रूल्स हैं जो कंपनियों को सीधा फायदा जा रहा हो और आप लोगों का ध्यान नहीं गया हो, वास्तव में उसमें सुधार की गुंजाइश हो? देखिए, जो सुधार की आवश्यकता थी हम लोगों ने किया। जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में 5% प्रीमियम के बाद प्रधानमंत्री जी की योजना में नई आई थी। हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसमें 60% तक प्रीमियम की राशि आई कंपनीज की। तो हम लोगों ने किसान के हित में फैसला किया, उसको हमने नहीं किया। जहां फसल बीमा की अवधि निकल गई थी, हमारे किसान बीमा नहीं करा पाए थे, हम लोगों ने उसकी अवधि और बढ़ाई। वो 2 बार अवधि बढ़ाई, यहां तक कि अब 53 लाख किसानों ने आपके भी रवि 2016-17 में बीमा कराया किसानों। इसलिए जहां किसानों का सवाल आता है, सरकार बहुत चिंतित है, हम लोग साथ। और मैं तो कहता हूं, पक्ष हो या विपक्ष हो, किसान किसी का नहीं होता, न किसी पार्टी का होता है। तो मैनिफेस्टो जारी किया, स्वराज संकल्प पत्र, कितनी चीजें होंगी ऐसी जो अभी भी अधूरी हैं? कितने % एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें? देखिए, मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 95% ऐसी डिक्लेरेशन थी जी जो हम लोग पूरी कर सकते थे, हमने की है पूरी। कुछ ऐसी थी जिसमें खासतौर जैसे कि एक उद्यान मंत्रालय बनाया जाएगा, गोपालन अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, तो विभाग हमने बनाया, मंत्रालय हम नहीं बना पाए। एक घोषणा थी कि हम तारबंदी कर देंगे, लेकिन भारत सरकार को हम लोगों ने नरेगा योजना में काफी उसके प्रस्ताव भेजे,
हम नहीं कर पाए। हम कोशिश कर रहे हैं हम्म। कि जो मुख्यमंत्री जी ने स्वराज संकल्प में घोषणाएं की वो पूरी हो सके। वो हम लोगों ने कैबिनेट का उसको मेमो बनाया था। जी। पहली बार किसी सरकार ने इसको बनाया है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं काफी सारी यहाँ पे भी आ रही हैं, केवल राजस्थान की बात नहीं है, सभी राज्यों में अपनी जो पैसा आता है वहां से, जो शेयर है वहां से, उसमें कटौती की जा रही है। तो योजनाओं पे पक्का असर पड़ेगा, आप लोगों का शेयर पार्ट बढ़ेगा और उनका कम होगा। देखिए अब जीएसटी जब लग जाएगा हाँ। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश में एक ही कानून लागू हो जाएगा, तो आपकी सारी समस्याओं की जड़ वो समाप्त हो जाएगी। अभी वर्तमान में 60% शेयर जो फंडिंग पैटर्न बदला वो भारत सरकार देती थी और 40% स्टेट को देना पड़ता था। जी। अब उसको 50-50 पे लेके आ गए। नहीं 50% था पहले, अब उसको 60 कर दिया। 60 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हाँ। और 40% स्टेट गवर्नमेंट। कई आपकी भी योजनाओं के अंदर अभी जो 60-40 का जो रेशो पहले से था उसको 50-50 कर दिया। देखिए वो कुछ हमारी योजनाएं थी जिसमें फंडिंग पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ। हाँ। जैसे सोलर पंप था। हाँ। सोलर पंप में पहले सब्सिडी 86% मिलती थी, लेकिन जब फंडिंग पैटर्न बदला 60-40 का, तो भी हम लोगों ने स्टेट से 30% पैसा MNRE महात्मा गांधी विद्युत योजना से हम लोग देते थे। उसके अलावा जो पैसा बचता था 40% पैसा वो हमारे स्टेट प्लान से हम लोग देते थे। सारे जहां से मांग आई है इस बात की। और वास्तव में बिजली का जो मूल स्थायी स्रोत है वो सोलर है। नोटबंदी का कुछ असर पड़ रहा है किसानों पे, आपके विभाग पर? देखिए मेरा विभाग वैसे भी सारा पेमेंट ऑनलाइन हम करते थे जी, क्योंकि हम लोगों ने 2 साल पहले से ही ये व्यवस्था कर ली थी कि बिचौलियों को कैसे मुक्त करें। अच्छा काम है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन आवेदन करके ही तो सैंक्शन जारी करते थे। और भुगतान भी 2000 से ऊपर का जो भुगतान था वो सारा भुगतान हम ऑनलाइन करते थे। तो विभाग में तो मैं समझता हूँ इस प्रकार कोई असर नहीं हुआ, लेकिन किसानों के थोड़े दिन के लिए तकलीफ हुई जब नोट की चलन थोड़ी सी कम हुई। अब मैं समझता हूँ खुले रूप से अब कोई तकलीफ नहीं, कोई बात भी नहीं आ रही जी। इसलिए नोटबंदी का कोई नहीं, एक आर्थिक दृष्टि से मजबूतीकरण एक अच्छी नीति बनी है जिससे देश प्रगति के पथ पर विकास की गति में आगे बढ़ेगा जी। चलिए कैशलेस की तो आप बात कर रहे हैं, ई गवर्नेंस और ई पोर्टल यानी कि इंटरनेट के जरिए, लेकिन काश्तकार को इस मामले में रुचि पैदा कर सके हैं, उसका ये भी एक नवाचार है। आप इस तरह का कुछ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि इस सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके? देखिए मोबाइल ऐप के माध्यम से हम कई प्रकार के काम अभी हमारे चल रहे हैं। बीमा के क्षेत्र में हम लोगों ने एक ऐप जारी किया है और उस ऐप में किसान अपने खेत पे खड़ा होकर भी वहां से वो सीधा अपनी फसल के खराबे को बता सकता है, अपने डैमेज होने वाले को भी वहां से बता सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो मोबाइल पे कह भी सकता है वो, और हमको पता 15-15 हमारी जो लाइन है, हेल्प लाइन है, उस पर भी वो सूचना दे सकता है। इसके अलावा हम लोगों ने एग्रीकल्चर के सभी ग्राम सेवक लेवल के अधिकारियों को हम लोग उनको लैपटॉप उपलब्ध करा रहे हैं, जल्दी प्रक्रिया करके 20,000 लोगों को लगभग हम देंगे, ताकि उसके माध्यम से वो सारी सूचनाएं खेत से भी खड़ा होके वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करके उसको बताए, ताकि जितना जल्दी हो सके किसान के खेत तक हम उसको निपटा के उसकी योजना का लाभ उसको दिला सके जी। कुछ एक मेरे छोटे छोटे से 2-3 सवाल आपसे जुड़े हुए हैं। सवाल एक तो यह है कि तीसरी बार आप विधायक बने और रोचक तथ्य यह है कि आपने 3 जगह विधानसभा क्षेत्र भी अलग अलग, जहां से आपने तैयारी कहां से की और अचानक कहां भेज दिया, तो चौथा मोर्चा कहां से है? देखिए आपका सवाल बिल्कुल सही है। मेरे से ये प्रश्न हर कोई कई लोग पूछते हैं, लेकिन मैं नेता बेस आदमी हूं। मेरे नेता मुख्यमंत्री है। जहां मुख्यमंत्री जी मुझे एक टास्क देंगे मैं वहीं चुनाव लड़ूंगा, जहां राजस्थान के किसी भी कोने से जहां भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी उचित समझती है मैं वहीं पे जाके चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में इसलिए लड़ूंगा कि पार्टी में नेता सर्वोच्च होता है और विश्वसनीयता और गुणवत्ता ही नेता का मूल आधार होता है जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं हमारे नेता को विश्वसनीयता जब तक रहे तब तक हम उनके आदेशों की पालना करें। यही बड़ी वजह रही कि आपके संयम, आपकी शालीनता, आपके अनुशासन की वजह से बहुत सारे दिग्गजों के विभाग बदले, आपके नहीं बदले क्योंकि आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोगेटिव है, वो जिसको चाहे जो काम ले, क्योंकि उनको सारी परिस्थितियों का पता होता है। और मेरा सौभाग्य ये है कि मुझे कृषि से नहीं बदला गया,
मेरा जो तपस्या है, मेरा जो आज मुझे डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की जो डिग्री मिली है, जो मुझे आज डॉक्टर की उपाधि मिली है यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसी एग्रीकल्चर से मिली है। मेरी जो पहचान बनी इसी से मिली है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी पहचान बनी है। किनवा की खेती हम लेके शीघ्र राजस्थान मिसाल आए, ये अंतर्राष्ट्रीय चमत्कार नहीं तो और क्या है। तो जिस कृषि में, जिस किसान में, जिस गांव में, जिस गरीब में ईश्वर की आत्मा भी बसती हो, ऐसे काम करने में मुझे बड़ी दिलचस्पी है। आखिरी सवाल आपसे एक मेरा, क्या सोचा हुआ ऐसा आपने कि जो रिमेनिंग टाइम है उसमें करने की इच्छा है कि चले मेरी ये इच्छा बहुत प्रबल है कि मैं ये काम जरूर करना चाहता हूं ताकि किसान, मेरे एनिमल्स, उनके लिए बड़ी राहत मिल सके, ऐसा क्या सोच रखा आपने? देखिए, मेरी सोच ये है कि मेरे किसान के खेत पर छोटे छोटे उद्योग धंधे प्रत्येक खेत में लग जाए, अपना उत्पादन करे, अपना प्रोसेसिंग करे, वैल्यू एडिशन करे, सरकारी योजनाओं का लाभ वो ले, चाहे वो RACP योजना हो, चाहे NRHM हो, NHM हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो। ये सारी योजनाएं हम उस गरीब तक पहुंचाने का लक्ष्य लेके चल रहा हूं। और इनोवेशन के क्षेत्र में प्रत्येक किसान के खेत में लेलाती वो फसलें मिले जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्रॉप्स हो, जिनकी कीमत, बाजार भाव उसको मिले और उसको 2-2 रुपए, 3-3 रुपए में अपनी फसल को नहीं बेचना पड़े। पशुपालन के क्षेत्र में भी राठी, थारपारकर, गिर, कांकरेज, साहिवाल जो हमारा इंडिजिनियस ब्रीड है, उसको पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में हम कैसे आगे लेके जाए, उसकी दूध की गुणवत्ता के बारे में ये प्रयास मेरा रहेगा। चले, हमारी भी उम्मीद यही है कि प्रदेश भी आपसे यही आशा करी किरणों से देख रहा है कि आप अपनी उम्मीदों पे सफल हो, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप जरूर अपने लक्ष्य में कामयाब हो। चले सैनी साहब, हमारे साथ आप जुटे, आपके अमूल्य समय को हमें दिया, हमारे दर्शकों से भी रूबरू हुए आप, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपको। और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बच्चन जी। हाँ बोलिए बच्चा जी। आपकी एक फिल्म मर्द थी ना? हाँ थी। मर्द वही आता है ना जो गुंडे को उठा उठा के पटकता है, उन्हें फेंकता है। अरे नहीं यार, मर्द वो होता है जो परिवार की रक्षा कर सके, उन्हें सुरक्षित रख सके, वो मर्द होता है। अच्छा, सुरक्षित रख सके? हाँ। वो देखो वहाँ, वो, और जो लोटा लेके खुले में शौच करे। ओ पहलवान जी, कहाँ भैया? खुले में शौच करना कोई मर्दानगी का काम नहीं होता है, इससे तो सिर्फ बीमारियां फैलती हैं। अरे घर के अंदर शौचालय बनाइए, वहाँ शौच कीजिए, अपने पूरे परिवार को बीमारियों से बचाइए। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी घर के अंदर शौच बनाने के लिए मदद कर रही है। तो आप भी घर में शौचालय बनाइए, खुद भी जाइए, परिवार को भी उसमें ले जाइए, और जब बच्चा समझ सकता है तो आप भी समझ जाइए, वरना उठा के पटक देंगे आपको, बोले दे रहा है।